फरवरी की तारीख फिर से आ रही है और तकरीबन आधी तारीख के बीच केंद्र की मोदी सरकार फिर से एक बार बजट लेकर आ रही है। इसी बीच उम्मीद ये भी है कि आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसके लिए तमाम स्तर पर मंथन जारी है और आखिरी मुहर के बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार खास किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ न कुछ ठोस देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी सरकार कुछ राहतों का ऐलान कर सकती है और इसके लिए सरकार कई दिनों से अपना होमवर्क कर रही है। सरकार की मंशा है कि आम चुनाव से पहले बजट सिर्फ घोषणा भर ना हो बल्कि लाखों किसानों तक फायदा भी पहुंच जाए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक चुनाव से पहले फायदा पहुंचाने के लिए होमवर्क पिछले कुछ दिनों से जारी है। सरकार की तरफ से इसका ऐलान होते ही इसे अमल में लाया जा सकता है। घोषणाओं में जिन अहम चीजों पर विचार चल रहा है उसमें किसान सम्मान निधि को बढ़ाना शामिल है। साथ ही लाडली योजना की तरह ही महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देने जैसी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कई नेताओं ने भी आलाकमान से आग्रह किया है कि मौजूदा वित्तीय नीति में बदलाव की जरूरत है और चुनाव तक वित्तीय घाटे को इग्नोर कर बड़ी कल्याणकारी योजना या फिर किसान पैकेज पर खुलकर खर्च करें। यानी अगले बजट में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, न कि वित्तीय घाटे से घबराना है। अधिकारियों के हिसाब से आर्थिक हालात सुधरने से अब सरकार के पास इन योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन भी है और ऐसा करने से दूसरे विकास की योजनाओं के फंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार अब तक वित्तीय घाटे को काबू में रखने को लेकर के बहुत सावधान रही है और इसमें सरकार को सफलता भी मिलती रही है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर सीधी राशि देने वाले पैकेज के ऐलान किए गए तो इसका असर भी पड़ सकता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 2019 में भी मोदी सरकार कुछ इसी तरीके से कदम उठा चुकी है। 2019 आम चुनाव से पहले अंतिम बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला, जहां इसमें मोदी सरकार ने न सिर्फ किसान सम्मान निधि की घोषणा की बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये चुनाव से पहले पहली किश्त सभी के खाते में पहुंचे और इसके अलावा मिडिल क्लास के इनकम टैक्स में रियायत का भी उसी बजट में ऐलान था। इन दोनों ही घोषणाओं का फायदा भी बीजेपी को चुनाव में मिला था। अब ऐसे में देखा जाए तो आम चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और केंद्र सरकार किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सरकार और बीजेपी को सियासी तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है, मगर पार्टी को पता है कि बीजेपी जितने बड़े टारगेट के साथ चुनाव में उतर रही है उसको हासिल करने के लिए सिर्फ उसी मंदिर के सहारे चुनाव में जाना नाकाफी होगा। और वैसे भी हाल के सालों में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार ने लाभार्थी वर्ग के रूप में एक नया वोट बैंक बनाया। इसमें बीजेपी को किसी तरह का सेंध न लगे, इसके लिए पार्टी की पूरी कोशिश लगातार जारी है। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह का पार्टी को चुनाव से ठीक पहले कमजोर करता हुआ ये कलह नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए ये किसी दोहरी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में जब बीजेपी और जेडीएस एक साथ आए हैं और अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हिंदुओं की भावनाओं को आकर्षित कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस जिसने विधानसभा चुनाव में भगवा लहर को रोककर विधानसभा चुनाव जीत का परचम लहराया, आज वो पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सीएम सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली राज्य कैबिनेट ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली है। शिवकुमार के डीए मामले में सब कुछ ठीक लग रहा है और ऐसे समय में जब एकजुटता प्रदर्शित करने की जरूरत थी, तब सबसे पुरानी पार्टी आंतरिक कलह में फंसती दिख रही है। अब ये साफ है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी एक विभाजित घर बनी हुई है। पिछले 2.5 साल से सीएम बनने की अपनी कोशिश में उप मुख्यमंत्री शिवकुमार पूरी तरीके से 15 दिन से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि सीएम पद के लिए दावा पेश किया जा सके। सूत्रों ने कहा है कि इस सिलसिले में कदमों को देखते हुए सिद्धरमैया ने पहले पार्टी के अंदर दलित सीएम की बहस छेड़ दी थी और अब शिवकुमार को वश में करने के लिए ज्यादा डिप्टी सीएम पदों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद बागी नेताओं को मनाने में कामयाब रही है। विधायक बसन गौड़ा पाटिल, पूर्व मंत्री वी सोमना अब चुप हैं और खामोश हैं और बीजेपी अब सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर के आक्रामक है। ऐसे में ये देखना होगा कि सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम शिवकुमार के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने वाला कांग्रेस आलाकमान स्थिति को कैसे संभालता है। कांग्रेस की मूल ताकत दोनों नेताओं की एकता में है।
विपक्ष इसे अच्छी तरीके से जानता है और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मंदिरों पर लगे ध्वज से प्रेरणा लेते हुए जिला अदालतों के वकीलों से इस तरह काम करने के लिए कहा कि आने वाली पीढ़ियों तक न्याय की ध्वजा फहरती रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे समाज की कल्पना करें जहां हर एक नागरिक को इंसाफ का अधिकार मिले। लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, शुरुआत में लोग जिला अदालतों में जाते हैं। जिला अदालत ही इंसाफ की पहली सीढ़ी के रूप में उभरती है। उन्होंने जिला अदालत के वकीलों से कहा कि बार के सदस्यों के रूप में आपको नागरिकों में आत्मविश्वास पैदा करना होगा। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालत के वकील के रूप में ये हमारी दक्षता है कि हम वास्तव में ये सुनिश्चित करेंगे कि न्याय की ये ध्वज आने वाली पीढ़ियों तक फहरती रहे। CJI चंद्रचूड़ ने राजकोट में जिला अदालत के वकीलों को संबोधित करते हुए ये कहा। द्वारका और सोमनाथ मंदिरों के ऊपर ध्वज का जिक्र करते हुए ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। Was inspired this morning by the Dhwaja at Dwarkadhish ji. Very similar to the Dhwaja which I saw at Jagannath Puri. But look at this universality of the tradition in our nation, which binds all of us together. But this Dhwaja has a special meaning for us. And that meaning which the Dhwaja gives us is there is some unifying force above all of us as lawyers, as judges, as citizens. And that unifying force is our humanity, which is governed by the rule of law and by the Constitution of India. देखिए, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कुछ दिन जबरदस्त ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। वहीं इन राज्यों में 7, 8 और 9 जनवरी को शीतलहर का अनुमान जाहिर किया गया। ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरा उत्तर भारत कोहरे की इस वक्त चद्दर में घिरा हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी देश के अलग अलग राज्यों में कितना सितम ढाने वाली है, ये भी आपको समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और इसके साथ ही राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, ये जो आपको तमाम इस वक्त मैप पे नज़र आ रहा होगा, ये मैं आपको दिखा दूं। अलग अलग जगह जो है अनुमान जाहिर किया गया है और किस तरीके से कौन कौन से इलाके जम रहे होंगे, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट किन किन राज्यों में है, आप देखिए। ये जो राज्य ऑरेंज से आपको दिख रहे हैं कलर्ड इस मैप में, उन राज्यों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही कोहरे का जो येलो अलर्ट है वो इन तमाम उत्तर के राज्यों में इस वक्त आपको दिख रहा है। देखिए, ये वो तमाम राज्य हैं जो आने वाले समय में कड़ाके की ठंड झेलने वाले हैं। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय किन राज्यों में कितना घना कोहरा छाया रहेगा। इसमें पीले रंग के जो राज्य इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, उन राज्यों में कोहरे का येलो अलर्ट है, तो वहीं ऑरेंज रंग से जो राज्य हैं वहां कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में कोहरे के साथ भारी बारिश का भी इस वक्त अलर्ट नीचे की तरफ आप देखिए वहां पर जारी किया गया है। ठंड के मौसम का जो असर है वो उत्तर भारत में पूरी तरीके से नजर आ रहा है। इसी बीच देश के कई इलाकों में ठंड के चलते कई इलाकों में जो कोहरे पड़ते हैं उसने ट्रेन की रफ्तार को भी कम कर दिया है। ठंड के बीच देश के रेल नेटवर्क की रफ्तार थमती हुई इस वक्त नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की भी छुट्टियां इस वक्त करनी पड़ गई है। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में 22 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर के 6.5 घंटे लेट पहुंची। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। दिल्ली में ठंड को देखते हुए राज्य में 1 से 5वीं क्लास तक की छुट्टी 12 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में बारिश हुई। इसके बाद यहां के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रांची जैसे शहरों में रविवार को घना कोहरा छाया रहा और इसी बीच उत्तर भारत के राज्यों में तापमान कैसे गिरता जा रहा है ये भी आपको समझा देते हैं। कई राज्यों का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जिसमें दिल्ली में रीच का जो तापमान है वो 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दिल्ली के सफदरजंग में पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़क गया। पालम और आया नगर में 10 डिग्री सेल्सियस और 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुए।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड मेरठ में दर्ज की गई, जहां मिनिमम टेम्परेचर 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं बरेली में 10.5 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 डिग्री सेल्सियस और सुल्तानपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। गोरखपुर में 11.9 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार में सबसे ठंडा जिला पूर्णिया रहा, जहां मिनिमम टेम्परेचर था 9.9 डिग्री सेल्सियस। पटना और गया का तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस और 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं लुधियाना और अमृतसर का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हरियाणा में अंबाला जिले में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया और करनाल का तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। चंडीगढ़ में मिनिमम टेम्परेचर था 4.9 डिग्री सेल्सियस और इसके अलावा राजस्थान में भी जबरदस्त ठंड पड़ी, जहां सीकर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं अजमेर में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। तो इस प्रचंड ठंड के बीच लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग कई तरह की परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। फर्क तो पड़ रहा है, जैसे अभी ठंडी है, फिर यही ठंडी का फर्क पड़ रहा है। क्या है, ठंड का मौसम है तो दिक्कत तो रहेगा आने जाने में। ठंड में जब ये फॉग था, पॉल्यूशन था, तो उस टाइम पे दिक्कत हो रही थी थोड़ी, तो हमारे को तो उस टाइम पे हम थोड़ा नहीं आए अंदर। दिक्कत हो रही थी? मतलब जैसे खांसी वांसी आना, ये आना, थोड़ा सांस में दिक्कत लेना, ये हो रही थी पॉल्यूशन के चक्कर में। मैनेज करना पड़ता है क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो मैनेज करना ही पड़ेगा। सवेरे उठने में थोड़ा आलस आता है, लेकिन आलस भी दूर करना पड़ता है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें आना ही पड़ेगा। कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें सुबह उठ के बाहर जाना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, बट वी हैव टू इंश्योर कि हम बहुत सारी लेयरिंग करके आए प्रॉपर, की सर्दी ज़्यादा ना लगे। बट यस, ऐसा नहीं है कि हमें मॉर्निंग वॉक में नहीं आना। फील तो ठीक ठाक ही कर रहे हैं, लेकिन सुबह उठ के कंबल से निकल के आने में बड़ी तकलीफ है, तो बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ के आगे तो अच्छा ही लगता है। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम, सभी को निकलना चाहिए। मैं मैराथन रनर हूँ, तो मैं डेली 8-10 किलोमीटर रहता है और सुबह वेदर बहुत ही अच्छा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, हम तो डेली मतलब करने वाले हैं, तो हमें तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, तो मॉर्निंग वॉक नहीं है, जॉग कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ग्रुप है हमारा पूरा, और भी लोग हैं पीछे। ये नेहरू पार्क है, यहीं पर हम लोग रन करने आते हैं। सर, प्रदेश को जो है शीतलहर ने जकड़ा हुआ है ना, और इसी शीतलहर के इस जकड़न को तोड़ने के लिए हमें बाहर आना होगा, ठीक है। तो मैंने भी इसी साल शुरू किया है, अभी ठंड में ही मैंने शुरू किया है, और मैं जो है आवाम से कहना चाहूँगा कि आप एक बार बाहर निकलें, ठीक है। ठंड है, बड़ी ठंड है, पर अपने जोश से जो है, इस जज्बे से इस जकड़न को तोड़ा जा सकता है। कहते जैसे ठंडी की वजह से सुबह मतलब 7-8 घंटे लेट है। अब सुबह में मॉर्निंग में आना पड़ा, मॉर्निंग में कैब ही नहीं मिल रहा था ठंडी की वजह से, कैसे करके यहाँ पे पहुँचे। और अभी फिर आज मेरा वहाँ कॉलेज ज्वाइन करना था जाके, वो मिस हो जाएगा, फिर अब मंडे को ही ज्वाइन कर पाऊँगा। ट्रेन हम लोग टाइम पे आ चुके हैं, ट्रेन लेट हो रही तो ठंडी ज़्यादा है, और मान लीजिए कि ट्रेन और पहुंचना ज़्यादा, अगर इधर लेट कर देगा तो जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ लेट हो जाएगा, और हम लोग का एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा अगर टाइम पे रहता ट्रेन तो सही रहता। अगर ट्रेन लेट करती चली जाएगी तो हमारा एग्ज़ाम भी छूट जाएगा, जिससे बहुत दिक्कत होगा। और ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पे, और बारिश भी ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोहरा वगैरह है, और जिससे कि ट्रेन हमारी लेट है, आधे घंटे 1 घंटे जो भी लेट होती है, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और हम लोग जहाँ भी डेस्टिनेशन पे हमें पहुँचना है, तो लेट होने की वजह से वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिससे कि आगे हम जो कार्यक्रम फिक्स किए हैं उसमें भी देरी हो रही है।